Hello friends, today we are going to discuss about important MCQ related to OBS and gynecology. आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है ESIC 2019 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। अंडरलाइन करना है इसको, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। ठीक है, folic acid supplements in pregnancy are mainly used for the prevention of। कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग है? ऑप्शन बी आर नॉट एसोसिएटेड विद द folic acid। एनीमिया इन fetus ये भी इससे एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन ए एंड सी बट ज्यादा बेटर है। दैट इज द कौन सा राइट आंसर है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये याद रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर दैट इज द कंसीव ऑफ प्रेगनेंसी एनटीडीएस को प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स यूज में ले रहे हैं वो कौन सी रहेगी? फोलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स आर यूज मेनली यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। आयरन, कैल्शियम एंड फोलिक एसिड ये ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज में ले रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनीमिया इन मदर या एनीमिया इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स यूज में ले रहे हैं वो कौन सी है? आईएफए, आयरन प्लस फॉलिक एसिड कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ रहे हैं। तो आयरन मोस्टली यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज टू प्रिवेंट द एनीमिया, जबकि फोलिक एसिड आर यूज मेनली यूज टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। चलो बात करते हैं एनटीडीएस से रिलेटेड। एनटीडीएस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ सीएनएस। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ सीएनएस। कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ सीएनएस, तो इसका राइट आंसर है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस एनटीडीएस का सबसे सीवियर फॉर्म क्या है? तो सेकंड वन क्वेश्चन है, मोस्ट सीवियर टाइप्स ऑफ एनटीडीएस। मोस्ट सीवियर टाइप्स ऑफ एनटीडीएस, राइट आंसर है यहाँ पर क्रैनियोरैकिसिस। क्या राइट आंसर है? क्रैनियोरैकिसिस। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनटीडीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं, आपको ये बताना है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एनटीडीएस। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का मोस्ट जो कॉमन कोज है वो क्या है? 99% जो कोज है इसका ड्यू टू अकर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज की वजह से जो डिसऑर्डर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। मैं बात करूं 1% जो कोज एनटीडीएस का जो रेस्पॉन्सिबल है वो है जिंक एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। किसकी वजह से हो रहा है? जिंक एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, दोनों इंपॉर्टेंट है। एनटीडीएस का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है क्रोमोसोमल। जिंक एंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकता है। तो यहाँ पर एनटीडीएस को प्रिवेंट करने के लिए जो डोज दे रहे हैं वो कौन सी दे रहे हैं? फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। कौन सी दे रहे हैं वो? फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, एनटीडीएस की सबसे सीवियर फॉर्म कौन सी है? क्रैनियोरैकिसिस। एनीवन नो अबाउट द क्रैनियोरैकिसिस? आपको इसका आंसर कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में पुट अप करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैं बात करूं रिगार्डिंग टू एनीमिया इन प्रेगनेंसी। दूसरा मैं बात करूं किसके रिगार्डिंग? एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ये भी बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। पहला क्वेश्चन तो यही, व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू WHO एनीमिया इन प्रेगनेंसी, क्या कट ऑफ वैल्यू रहेगी? अकॉर्डिंग टू
WHO। जो कट ऑफ वैल्यू है वो क्या रहेगी, दैट इज ये याद रखना है HB की लेस देन 11 ग्राम पर DL। या मैं बात करूं जो हेमेटोक्राइट वैल्यू है लेस देन 33%। ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। HB की वैल्यू लेस देन 11 ग्राम पर DL, दैट इज कॉल्ड द एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ये भी याद रखना है अकॉर्डिंग टू ICMR। जो ICMR कैटेगरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो चार टाइप से कैटेगराइज किया गया है, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया एंड वेरी सीवियर एनीमिया। कितने टाइप्स की, चार टाइप्स, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया एंड वेरी सीवियर। माइल्ड के अंदर जो आपको याद रखना है 10 to 11 ग्राम पर DL, मॉडरेट एनीमिया में 7 to 10 ग्राम पर DL, वेरी सीवियर में 4 to 7 ग्राम पर DL, लेस देन 4 ग्राम पर DL इंडिकेट करेगा वेरी सीवियर एनीमिया। सीवियर और वेरी सीवियर में जो मैनेजमेंट नेसेसरी है दैट इज द इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना जरूरी हो जाता है अगर वर्सनिंग कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है IFA जो टेबलेट है, मैं बात करूं एनीमिया को जो प्रिवेंट करने के लिए जो टेबलेट दे रहे हैं वो कौन सी दे रहे हैं, यहाँ पर आयरन फोलिक एसिड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितने डेज तक प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो दे रहे हैं वो कितने डेज तक दे रहे हैं, 100 डेज तक दे रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एलिमेंटल आयरन कितना होता है, एलिमेंटल जो आयरन है वो कितना होता है इसमें 60 mg, कितना होता है इसमें 60 mg एलिमेंटल आयरन प्रेजेंट होता है किसमें, एक आयरन की टेबलेट में। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग IFA टेबलेट में कितना एलिमेंटल आयरन प्रेजेंट होता है, 60 mg। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है फोलिक एसिड से रिलेटेड जो दे रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसको प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये है सर्च मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड डिस्क्राइब द ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिलीवरी ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ऑप्शन सी वेज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस एंड डी ऑप्शन है वेज टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट। आई नो कि आप इंटेलिजेंट हो, आपने आंसर गेस कर लिया होगा, तो गेस कर लिया तो अपना कमेंट्स करके अपने आंसर रख सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा ये याद रखना है, सुल्स मेथड्स एंड डंकन मेथड्स दोनों ही कौन से मेथड है, दोनों ही कौन से मैकेनिज्म है, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ, ये दोनों मेथड्स या मैकेनिज्म यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी रॉन्ग, ऑप्शन सी आल्सो रॉन्ग, नहीं ये प्रेजेंटिंग पार्ट किसके लिए यूज में ले रहे हैं, ये मेथड्स ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो आपसे पूछे ये इस टाइप से पूछते हैं मेथड्स या मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन या मैं बात करूं डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का सेपरेशन टू मैकेनिज्म या टू मेथड्स के द्वारा होता है। कितने मेथड्स के द्वारा होता है, ये टू मेथड्स के द्वारा होता है, जिसमें से एक मेथड तो ये है सर्च मेथड्स। कौन सा मेथड है, एक तो सर्च मेथड्स, सेकंड वन है इसके अंदर मैथ्यू डंकन मेथड्स या मैकेनिज्म, मैथ्यू डंकन या सर्च मेथड्स। अब एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन, चार क्वेश्चन इस रिलेटेड बार बार पूछते हैं, आपको याद रखना है। रिगार्डिंग टू सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा पहला क्वेश्चन तो यही, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ
या मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सेपरेशन होने की मोस्ट कॉमन मेथड्स कौन सा है? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा दोनों में से? दैट इज द सर्ल्स मेथड्स। कौन से मेथड है ये? सर्ल्स मेथड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो सर्ल्स मेथड है इसमें प्लेसेंटा का सेंटर वाला पार्ट्स पहले सेपरेट होगा। कौन सा पार्ट सेपरेट होगा? फर्स्ट वन कौन सा पार्ट सेपरेट होगा? सर्च मेथड में फर्स्ट वन सेंटर वाला पार्ट सेपरेट होगा। देन उसके बाद में कौन सा पार्ट? पेरीफेरी पार्ट्स। देन कौन सा पार्ट होगा? पेरीफेरी पार्ट्स। तो ये तो हो गया आपका सर्च मेथड्स, ये याद रखना है। प्लेसेंटा सेपरेशन की जो सर्च मेथड है उसमें प्लेसेंटा का सेंटर पार्ट फर्स्ट वन सेपरेट हो रहा, उसके बाद में कौन सा पार्ट सेपरेट हो रहा है? पेरीफेरी। जबकि डंकन मेथड में फर्स्ट वन कौन सा पार्ट हो रहा है? डंकन मेथड में फर्स्ट वन जो पार्ट सेपरेट होगा वो कौन सा होगा? पेरीफेरी वाला। उसके बाद में कौन सा पार्ट सेपरेट होगा? सेंटर पार्ट सेपरेट होगा। कौन सा पार्ट? सेंटर पार्ट। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस रहेगा। यदि प्लेसेंटा का सेपरेशन सर्ल्स मेथड से हो रहा है मींस वेजाइना के अंदर प्लेसेंटा का कौन सा सरफेस विजिबल होगा? वेजाइना के अंदर फेटल सरफेस विजिबल होगा। कौन सा सरफेस विजिबल होगा? फेटल सरफेस। यदि डंकन मेथड्स के द्वारा प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है तो सबसे पहले वेजाइना में कौन सा सरफेस विजिबल होगा? प्लेसेंटा का मैटरनल सरफेस विजिबल होगा। किसके अंदर? प्लेसेंटा के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, सर्ल्स मेथड्स और डंकन मेथड्स दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछते हैं। तो ये हो गया क्लियर। डंकन मेथड्स और सर्ल्स मेथड्स आर यूज्ड टू, किसके लिए यूज में ले रहे हैं? डिटैचमेंट या सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू प्लेसेंटा, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा? व्हाट इज द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा? एनीवन नो? यस, जो राइट आंसर है इसका वो है डेसिडुआ बेसिलिस। कौन सा मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा का? डेसिडुआ बेसिलिस, जो लगभग 20% प्लेसेंटा का पार्ट्स फॉर्मेशन करता है। प्लेसेंटा का 20% जो पार्ट होगा वो मैटरनल पार्ट होगा। और ये भी आपको याद रखना है, fetal part of placenta, fetal part of placenta वो कौन सा होता है? वो भी आपको याद रखना है, कोरियोनिक फ्रंडोसोम। कौन सा है? कोरियोनिक फ्रंडोसोम, जो लगभग 80%। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। व्हाट इज द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा एंड fetal part of placenta एंड fetal part of placenta, इन दोनों में रेशियो क्या रहेगा? तो हमारे पास में है ना 20% तो ये और 80% ये, कितना हो गया? 1:4। तो ये एग्जाम में इस टाइप से पूछते हैं, व्हाट इज द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा एंड fetal part of placenta, रेशियो क्या रहेगा? 1:4। जबकि प्लेसेंटल वेट एंड फेटल वेट का रेशियो क्या रहेगा? आपको पता है मैच्योर प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? 5000 ग्राम, और फेटस का वेट टर्म एट टर्म 3000 ग्राम। तो कितना हो गया? 1:6। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको है ना लाइन बाय लाइन आपको याद रखने हैं ये सारे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत से एग्जाम में सेम रिपीटेड हुआ है। क्वेश्चन ये है, आपको ये याद रखना है, प्लेसेंटा और फेटस का वेट दोनों इक्वल कब हो जाते हैं? क्वेश्चन आपके सामने ये है,
weight of the weight of placenta weight of placenta and fetus. Weight of placenta and fetus are equal at option A 14 week, option B 15 week, option C 17 week एंड डी ऑप्शन है 21 वीक। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा है। वेट ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटस आर इक्वल एट, चार ऑप्शन है 14, 15, 17 एंड 21 वीक। दोनों का इक्वल कौन से एज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इक्वल हो जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है 17 वीक। कौन सा रहेगा? 17 वीक। दोस्तों, पढ़ाई करना ना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना पहाड़ तोड़ना। तो सो कैरी ऑन योर स्टडी, बी सीरियस योर कैरियर। आपको रीड आउट करना है, ठीक है? तो आज का जो क्वेश्चन सेशन है वो सारा एमसी के साथ में इंपोर्टेंट जो वन लाइनर है वो भी आपके कवर होंगे, ठीक है? आप अपना फीडबैक जरूर बताएं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आ गया समझ में। दोनों मेथड्स जो यूज में ले रहे हैं कौन कौन से? सर्ल्स मेथड्स और दूसरा कौन सा था? मैथ्यू डंकन मेथड्स। बोथ आर यूज डिटैचमेंट या सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। इसका आ गया समझ में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये है, द वर्टिकल transmission of disease occurs through the vertical transmission of disease occurs through। I know आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने गेस कर लिया होगा राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही गलत है? ऑप्शन बी, सी एंड डी। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? प्लेसेंटा। आपने ये नाम सुना ना? व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन? इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हो? टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन। दूसरा आपने नाम सुना होगा ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन। कौन सा? ट्रांसप्लेसेंटल। तीसरा आपने नाम सुना होगा वर्टिकल इन्फेक्शन। मीन्स सिंपल सा, वो सारे इन्फेक्शन जो मदर से फिटस को ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज नॉन एज द टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे उनको? टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन, या उन्हीं को बोलते हैं दैट इज द वर्टिकल या फिर ट्रांसमिशन। मैं सिंपल सा यहाँ पर बात करूं, मदर से फेटस को जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहे हैं, मदर से फेटस को जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहे हैं, उन्हीं इन्फेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन, या उसी का तीसरा नाम है टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन। दिमाग में घंटियां बज रही होगी आपके कि ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन है जो मदर से फेटस को ट्रांसफर हो रहे हैं। जी हाँ, आपने अगर गेस कर लिया है तो आप अपने व्यूज, अपने आंसर इसमें कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हो कि कौन कौन से इन्फेक्शन मदर से फेटस को ट्रांसफर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन, एंड तीसरा इसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल इन्फेक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से इन्फेक्शन हो गए? दैट इज द पहला तो हो गया आपका टोक्सोप्लाज्मा गोनेडाई, ठीक है। ए से दैट इज द ओ से अदर वायरस, जैसे ऑर्थोमिक्सो वायरस, इस कैटेगरी के वायरस, रूबेला इन्फेक्शन, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। अगर याद ना हो तो याद रखना है टोर्च इन्फेक्शन एंड ऑल्सो सिफिलिस। ये जो डिजीज है ये भी मदर टू फेटस ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग प्लेसेंटा ना। मैं बात करूं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से फिटस को ट्रांसफर हो रही है कौन सी डिजीज?
सिफिलिस। तो दैट इज द स्टॉर्च, ये याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स, रूबेला, अदर वायरस। रूबेला के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसके रिगार्डिंग, रूबेला के रिगार्डिंग। जैसे आपसे पूछे मोस्ट कॉमन टाइम फॉर रूबेला ट्रांसमिशन टू फीटस, क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइम फॉर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइम फॉर रूबेला ट्रांसमिशन टू फीटस, रूबेला ट्रांसमिशन टू फीटस। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइम ट्रांसमिशन फॉर रूबेला का कौन सा ट्राइमेस्टर है जो सुटेबल टाइम है जो मदर से फीटस को ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द राइट आंसर है। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैं बात करूं इनमें से भी मैक्सिमम वो कब ट्रांसमिशन होता है, 1 to 4 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूबेला नेवर ट्रांसमिशन, रूबेला आफ्टर 20 वीक के बाद में इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एब्सेंट ट्रांसमिशन बियॉन्ड 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, बियॉन्ड 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रूबेला का ट्रांसमिशन मैक्सिमम कब हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 20 वीक के बाद में इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। नेक्स्ट वन, जो टॉक्सोप्लाज्मा, जो गोनेडाइज है, जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ये मोस्टली ये कब ट्रांसमिशन होता है, तो मैं बात करूं इसका मोस्ट कॉमन टाइम फॉर टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन टाइम फॉर टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन, तो दैट इज द इसका राइट आंसर है थर्ड ट्राइमेस्टर। कौन सा है, थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्टली कौन सा इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, टोक्सोप्लाज्मा गोनेडाइज, ये भी याद रखना है। CMV साइटोमेगालोवायरस मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो कोई से भी ट्राइमेस्टर में स्प्रेड हो सकता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या सेकंड हो या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। मोस्टली कौन सा यूज में ट्रांसमिशन हो रहा है, साइटोमेगालो वायरस। कौन सा वायरस, साइटोमेगालो वायरस। अगर आपसे पूछे क्या HIV टेरेटोजेनिक है, जी हाँ, बहुत ही लिस्ट कंडीशन में है, सबसे लिस्ट टेरेटोजेनिक जो इन्फेक्शन है दैट इज आल्सो कौन सा है, HIV। ये याद रखना है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये हो गया सॉल्व, आपको याद रखना है वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस अकर्स थ्रू, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, प्लेसेंटा। कौन सा रहेगा यहाँ पर राइट आंसर, प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत बार बहुत से रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन हुआ, अंडरलाइन करना। ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो, इसको अंडरलाइन करना है, नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन, ना तो कॉन्ट्रैक्शन है और ना ही पेन है, एंड नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, मीन्स यहाँ पर आपकी मैं बात करूं रिगार्डिंग टू इसमें जो की फीचर है मैं उसकी बात करूं, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स है या नहीं है, नहीं है। इसके अलावा नो पेन, बट क्या हो रही है यहाँ पर, ब्लीडिंग प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पर डायलेशन नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें इंटरनल ओस क्या है, क्लोज है, इंटरनल ओस यहाँ पर क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब डायलेशन भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है और नहीं पेन हो रहा, लो अमाउंट्स में ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स इन सब कंडीशन में प्रेगनेंसी को कैरी आउट करेंगे या नहीं करेंगे, कैरी आउट करना है, ठीक है। प्रेगनेंसी को इसमें टर्मिनेट नहीं करना है। अब क्वेश्चन यह है, ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन
और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स इंडिकेट। आप अपना आंसर कमेंट्स कीजिए। आई नो कि आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ, तो ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन, ठीक है, किसको इंडिकेट करेगा? आपके पास में चार चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है? दैट इज द ऑप्शन सी एंड डी। क्या है? रॉन्ग है। मैं बात करूं थ्रेटेंड अबॉर्शन में पेन नहीं, यहाँ पर पेन क्या होता है? एग्रीवेटेड, बहुत ज्यादा पेन होता है। लो एग्रीवेटेड एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग होती है इसमें, तो दैट इज द ऑप्शन बी आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन सी आल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन डी आल्सो रॉन्ग। दैट इज द राइट आंसर क्या है? इनएविटेबल ऑफ अबॉर्शन। क्या इसका राइट आंसर? इनएविटेबल ऑफ अबॉर्शन। सॉरी, राइट आंसर यहाँ पर कौन सा रहेगा? ये याद रखना है। ये चार ऑप्शन आपके पास में इनएविटेबल ऑफ अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन और कंप्लीट अबॉर्शन। ऑप्शन सी एंड डी रॉन्ग है। ऑप्शन ए आल्सो क्या है इसमें? रॉन्ग है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जो थ्रेटेंड जो अबॉर्शन है, सॉरी, ये याद रखना है। व्हाट इज द थ्रेटेंड अबॉर्शन? इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हो? जो थ्रेटेंड जो अबॉर्शन है, इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हो? थ्रेटेंड अबॉर्शन का मीन्स अबॉर्शन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है। मैं बात करूं यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड, स्टार्ट हो चुका है, बट नॉट रीच अप टू लेवल। सिंपल सा इतना याद रख लो, थ्रेटेंड अबॉर्शन में अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बट उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जहां से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़े, कैरी ऑन करना पड़े। तो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर प्रेगनेंसी को क्या करना है? कैरी आउट करना है, कंटिन्यूअस करना है। इसकी डेफिनेशन यही है, याद रखना है। प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन एज स्टार्टेड, ठीक है, इज स्टार्टेड बट नॉट रीच अप टू लेवल, बट नॉट रीच अप टू लेवल वेयर प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, वेयर प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर फिटल हर्ट साउंड्स, फिटल हर्ट रेट, फिटल हर्ट साउंड्स ऑडिबल है? यस। ठीक है, तो दैट इज द कौन सा है? थ्रेटेंड अबॉर्शन। ये याद रखना, इसमें ना तो क्या होगा, ना तो इसमें डायलेशन होगा और नहीं क्या होगा इसमें, नो डायलेशन एंड नो कॉन्ट्रैक्शन एंड नो पेन, या बिल्कुल ही माइल्ड पेन होगा। या फिर मैं तीसरा बात करूं, इसमें फेटल हर्ट साउंड सुनाई देगी। ठीक है, इंटरनल ओस इसमें क्या रहेगी? क्लोज रहेगी। इंटरनल ओस क्या रहेगी इसमें? क्लोज रहेगी। तो ये सारे फीचर कौन से अबॉर्शन में है? थ्रेटेंड अबॉर्शन। सेम ऐसा ही है आपके पास में सेकंड वन ऑप्शन, जो ऑप्शन ए है, इनएविटेबल अबॉर्शन। दोनों में यही डिफरेंस है, इसमें भी अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बट उस लेवल तक वो पहुंच गया जहां से प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ रहा है? टर्मिनेट करना पड़ रहा है। यहाँ पर ऑलवेज ऑलवेज लोअर एग्रीवेटेड एब्डोमिनल पेन होगा। क्या होगा इसमें? लोअर एग्रीवेटेड एब्डोमिनल पेन होगा। इनएविटेबल अबॉर्शन में इंटरनल ओस क्या है? ओपन। फिटल हार्ट साउंड्स, ठीक है, इंटरनल ओस ओपन है, तो प्रेगनेंसी को यहाँ पर क्या करना ही करना पड़ेगा? टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन ए आल्सो क्या है इसमें? रॉन्ग। एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द मिस्ड अबॉर्शन? दैट इज आल्सो नोन एज द साइलेंट मिसकैरेज। क्या समझ रहे हो इसका मीन्स? साइलेंट मिसकैरेज, या इसका तीसरा नाम है अर्ली फेटल डिमाइस। मीन्स इसका नाम में इसका राइट आंसर है अर्ली फेटल डिमाइस या फिर मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, इसका मीन्स होता है
मिस्ड अबॉर्शन का मीन्स फेटस की डेड हो गई, डेड होने के बाद में यो यूट्रस में ही प्रेजेंट है कुछ टाइम के लिए, दैट इज नॉन एज द मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट फिलहाल इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो वन लाइनर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है, अगर ये पूछे डर्टी ब्राउनिश vaginal discharge, dirty brownish vaginal discharge are seen in following type of abortion, तो that is the right answer क्या रहेगा, missed abortion। क्या रहेगा राइट आंसर, missed abortion। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ये था कि नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, नहीं पेन है और ना डायलेशन हुआ, दैट इज द राइट आंसर। कौन सा रहेगा यहाँ पर, थ्रेटेंड अबॉर्शन। कौन सा रहेगा यहाँ पर, थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके पास में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द बिलो इज ए कंफर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा आपके पास में चार ऑप्शन है, इसमें से इंडिकेट कर रहा है कंफर्मनेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको ये याद रखना है, हम प्रेगनेंसी को डायग्नोस बेस्ड ऑन साइन और सिम्टम थ्री टाइप से हम कर सकते हैं। एक तो हो गए आपके प्रीजम्पटिव साइन एंड सिम्टम, एक हो गए आपके प्रोबेबल साइन एंड सिम्टम, और एक हो गए कंफर्मेटरी या फिर डेफिनेटिव साइन और सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रीजम्पटिव, प्रोबेबल और कंफर्मेटरी। आई नो कि आप सब इंटेलिजेंट हो, आपने ये आंसर गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द बिलो इज ए कंफर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन कौन कौन से इसमें रॉन्ग है, बेटा एसिड इन यूरिन, एमेनोरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, फेटल हार्ट रेट। तो राइट आंसर क्या रहे यहाँ पर, ये तीनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। क्या है इसमें, जी हाँ, ये याद रखना है प्रीजम्पटिव साइन और सिम्टम्स कौन से रहेंगे, ये याद रखना है। एमेनोरिया, एमेनोरिया कौन सी कैटेगरी का है, दैट इज द प्रीजम्पटिव। एमेनोरिया, नोजिया वोमिटिंग, दैट इज द, ये कौन सी कैटेगरी का है, प्रीजम्पटिव। कौन सा है ये, प्रीजम्पटिव, नॉट ए कंफर्म। तीसरा जो आपको याद रखना है, मिक्सुरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सुरेशन। ठीक है, यूरिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्विकनिंग, दैट इज आल्सो कौन सी फाइंडिंग है, ये प्रीजम्पटिव। ये बहुत सी बुक्स में प्रोबेबल मिलेगा, बट आपको याद रखना क्विकनिंग, दैट इज द टाइप्स ऑफ द प्रीजम्पटिव। आल्सो ब्रेस्ट टेंडरनेस, कौन सा है, ब्रेस्ट टेंडरनेस। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, फटीग। ठीक है, स्किन चेंजेस, ये सारे दैट इज द टाइप्स ऑफ द, किसके टाइप से ये किसके टाइप्स है, आपको याद रखना, दैट इज द आल्सो प्रीजम्पटिव साइन एंड सिम्टम। अगर याद ना हो तो ये वन लाइनर आपको याद रखना, मैनेमेनिक्स, ये है एनम क्विकली ब्रिंग्स फीमेल फॉर सर्जरी। रह जाएगा याद, हाँ जी अब रह जाएगा याद। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ए फॉर एमेनोरिया, एन से नोजिया वोमिटिंग, एम से मिक्सुरेशन, क्यू से क्विकनिंग, बी से ब्रेस्ट टेंडरनेस, एफ से फटीग और इससे एस से स्किन। ये सारे कौन से हो गए, प्रीजम्पटिव। नेक्स्ट वन है प्रोबेबल, प्रोबेबल में दैट इज द, ये याद रखना है, इंक्रीज यूटेराइन हाइट, यूट्रस की हाइट बढ़ना, दैट इज आल्सो कौन सा है, प्रोबेबल। कौन सा है, प्रोबेबल। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ऑल
वेरिएबल साइन, जितने भी जो साइन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे गुडल साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, ठीक है, ये सारे कौन से रहेंगे? ब्रेक्सटोनिक कॉन्ट्रैक्शनिक कौन से रहेंगे? वेरिएबल साइन, दैट इज द कौन से रहेंगे? ये प्रोबेबल साइन। कंफर्मेटरी में दैट इज द, ये याद रखना है, यूएसजी के अंदर दैट इज द क्या प्रेजेंट हो? फीटस प्रेजेंट हो, तो दैट इज द फीटल स्केलेटन, ऑर्गन्स, फीटल हार्ट रेट आपको सुनाई दे रही है, दैट इज द, ये कौन सा रहेगा आपका? कंफर्मेटिव या डेफिनेटिव साइन एंड सिम्टम ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये तो हो गया आपका कंफर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? फेटल हार्ट रेट इन यूएसजी, ठीक है। एमेनोरिया दैट इज आल्सो कौन सा है? प्रीजम्पटिव। एमेनोरिया कौन सा रहेगा यहाँ पर? प्रीजम्पटिव। एमेनोरिया कौन सा है? प्रीजम्पटिव, ठीक है। ये आ गया समझ में। इम्यूनोलॉजिकल दैट इज आल्सो कौन सा है? प्रोबेबल। ये जितने भी है वो सारे कौन से रहेंगे? प्रोबेबल, ठीक है। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है। क्वेश्चन ये है, नेगल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट द, ऑप्शन ए, हाँ आई नो है ना, आप सब इंटेलिजेंट हो ही, आपने सॉल्व कर लिया होगा। नेगल्स रूल्स किसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है? तो आपके पास में चार ऑप्शन है। अगर आपने आंसर गेस कर लिया, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यू रखना है। तो नेगल्स रूल्स इज यूज टू कैलकुलेट द, ऑप्शन ए, नॉट एसोसिएटेड विद द सर्वाइकल डायलेशन, एमनियोटिक फ्लूइड से एसोसिएटेड भी नहीं है, और नहीं किससे है ये? गैस्टेशनल एज। तो यहाँ पर जो नेगल्स रूल है वो याद रखना है। नेगल्स रूल्स आर यूज टू, किसके लिए यूज में ले रहे हैं? आर यूज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज में ले रहे हैं? ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है। फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसको में फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, ये आपको याद रखना है। ईडीडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? एनीवन नो अबाउट द ईडीडी? तो आपका क्या रहेगा राइट आंसर? फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, उसमें कितने महीने ऐड करने हैं? प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने का क्या रहेगा? फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं इस रिगार्डिंग। जैसे एक फीमेल है, दैट इज द उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो विजिबल था उसका फर्स्ट डे था, दैट इज द 19 19 सितंबर। कब था उसका? 19 सितंबर 2018, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है उसकी ईडीडी क्या रहेगी। रखो अपने फार्मूले में, इस फार्मूले में फार्मूला क्या था? फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 7 डेज इसमें ऐड करना है, या 9 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 19 सितंबर, ठीक है। 19 सितंबर प्लस, ठीक है, इसमें 7 डेज इसमें ऐड करने हैं और 9 मंथ्स, है ना, 9 मंथ्स, ठीक है। ये कितने हो गए? 26 डेज, ये तो हो गए 26 डेज। अब आपको सितंबर के बाद में 9 मंथ्स ऐड करने हैं, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कब तक मैं काउंट्स करूंगा? जून तक काउंट्स करूंगा। तो दैट इज द, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? 26 जून। कितना रहेगा? 26 जून। आप सिंपल सा ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो।
सितंबर टू सितंबर कितना हो गया 1 ईयर, कितना हो गया 1 ईयर। अपने को चाहिए कितने 9 मंथ्स, इसमें से मैं कितना महीने लेस करूं जिससे 9 मंथ्स आ जाए 3 मंथ्स। अगर मैं लेस कर दूं दैट इज द वो कितना वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 9 मंथ। तो सितंबर से दैट इज द 3 मंथ्स मैं लेस करूंगा तो कौन सा रहेगा अगस्त जुलाई और कौन सा हो जाएगा जून। तो सितंबर अगस्त जुलाई, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा जून। जून में फर्स्ट डे क्या था अपना 19, इसमें कितने डेज ऐड करना है 7, कितने हो गए 26। ठीक है, तो ठीक है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा आपको और इजी वे में हो जाएगा। ए क्लाइंट arrive at a prenatal clinic for the first prenatal assessment. The client tell a nurse that the first day of her last menstrual fiber कितना था 19 सितंबर 2000, ये याद रखना है। फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी जो था उसका 19 सितंबर 2020। Using Nagel's rules, the nurse determined the expected date of confinement H. सितंबर टू सितंबर 19 सितंबर 2000 से 19 सितंबर 2021, बताओ कितने महीने हो गए इसमें, कितने महीने हो गए 12 मंथ्स हो गए। अपने को वैल्यू फॉर्मूला क्या था ईडीडी का, फॉर्मूला ये था फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ्स। अगर आपने 9 मंथ्स कैलकुलेट आपको कैलकुलेशन करना आ गया तो राइट आंसर भी आपको आ गया। सुनिए सितंबर टू सितंबर आपको पता है टोटल कितने महीने हो रहे हैं 12 मंथ्स। अब इसमें से मैं कितने महीने चाहिए अपने को 9 मंथ्स, मीन्स मैं कितने माइनस करूं 3 मंथ्स माइनस करना है। तो अपना एग्जैक्ट जो मंथ्स अपने को चाहिए वो कितने चाहिए 9 मंथ्स। अब सितंबर है, सितंबर से एक महीना मैं लॉस करूंगा वो कौन सा होगा अगस्त, दूसरा जुलाई और तीसरा कौन सा हो जाएगा जून। तो ये तीन तो मैं रिमूव कर दूंगा उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड, मींस जो ईडीडी की डेट रहेगी वो किस मंथ में रहेगी जून के महीने में रहेगी। किस में रहेगी ईडीडी की डेट जून के महीने में रहेगी। आपको पता है फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी क्या था दैट इज द 19 जो क्वेश्चन में दे रखा था, प्लस इसमें 7 डेज ऐड करना है वो कितने हो गए 26। मंथ्स कौन सा आपका जून है, कोई ऑप्शन में दैट इज द कौन सा है 26 जून 2021। तो एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं 26 जून 2021। तो आपको सीधा सा एक लाइन याद रखना है, आपको जो डेट ऑफ लास्ट एलएमपी की जो फर्स्ट डे दे रखा है उसमें एक साल जोड़ देना है, जो भी महीना है। जैसे जुलाई है तो अगला जुलाई, एक साल हो गया 12 महीने हो गई। आपको कैलकुलेशन करना है ओनली 9 मंथ्स पे, तो मीन्स 3 महीने आपको घटाना है पीछे की तरफ। ठीक है 9 मंथ्स आगे उसमें 7 दिन जोड़ना है और डेट ऑफ एलएमपी की फर्स्ट डे वाला कैलकुलेशन ऐड करना है। तो ये तो हो गया आपका ईडीडी से रिगार्डिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बार बार बहुत से एग्जाम में पूछते हैं। सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करें क्या, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन ये है, आप सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में रखना है। क्वेश्चन ये है, in 14 days of in 40 days of menstrual cycle the ovulation occurs आपके पास में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 14th days, 20th days,
26 डेज एंड डी ऑप्शन है 30 डे। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका आंसर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हो इसका सॉल्यूशन। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल या फिर जो नंबर है उस पर आप डायरेक्टली आप पूछ सकते हो एनी क्यूरी रिगार्डिंग टू फॉर्म अप्लाई करना, एग्जाम में किस तरीके से आपको स्टडी करना है। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। इन 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवुलेशन अकर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको याद रखना है ओवुलेशन के लिए जो ओवुलेशन होता है वो कब होता है वो आपको याद रखना है। ओवुलेशन होगा दैट इज द जस्ट प्रायर टू 14 डेज ऑफ साइकिल। ठीक है, 14 डेज बिफोर जो साइकिल है उससे पहले ये क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो याद रखना है 14 डेज के डेज पे होगा ना ये जो साइकिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो साइकिल है वो कितने डेज की है, वो कितने डेज की है, सॉरी है ना, ये जो याद रखना है जो ओवुलेशन होगा दैट इज द कौन से फेज में होता है, ये कब हो रहा है, दैट इज द जो भी डेज ऑफ साइकिल है उसमें से क्या माइनस करना है 14। यहाँ पर कितने डेज की साइकिल है 14, तो दैट इज द 14 में से 14 मैं लेस करूंगा वो कौन सा होगा 26 डेज। ओवुलेशन एज कैलकुलेट करने के लिए जितने भी डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से क्या माइनस करना है 14 माइनस करना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 26 डेज। क्या रहेगा यहाँ पर राइट आंसर 26 डेज। क्या रहेगा 26 डेज। अब ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन ये है इन 36 डेज of menstrual cycle, in 36 days of menstrual cycle, comma the ovulation occurs at, आपके पास में ऑप्शन ए है 22 डेज, ऑप्शन बी है 20th डेज, ऑप्शन सी है 28 डेज एंड ऑप्शन डी है 14 डे। आपका राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना है। ठीक है, 30 डेज 36 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ओवुलेशन कब हो रहा, आंसर क्या था इसमें दैट इज द प्रायर टू 14 डेज ऑफ साइकिल। कब होता है ओवुलेशन 14 डेज से पहले, कोई भी साइकिल है व्हाटएवर जो भी है उनसे 14 डेज से पहले। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या था, लैक्टेशन एमेनोरिया एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये याद रखना। लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड्स LAM दैट इज क्या है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव किसके द्वारा है ना ये मैकेनिज्म हो रहा है, लैक्टेशन एमेनोरिया जो मेथड्स है। ठीक है, आपके पास में आई नो है ना, आप इंटेलिजेंट हो तो आप अपना आंसर रख सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। क्या इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए नॉट एसोसिएटेड, ऑप्शन बी आल्सो नॉट। कौन सा राइट आंसर है प्रिवेंटिव ओवुलेशन। आपको ये याद रखना है लैक्टेशन में मींस बेबी है, जो मदर है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, फीडिंग प्रोवाइड कर रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है बेबी जितना ज्यादा इंटेंशनली, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से सकिंग करेगा या जितना ड्यूरेशन सकिंग का रहेगा उतना ही किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा, किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा प्रोलैक्टिन। ये बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन का लेवल सप्रेस करता है किस किस को,
डिक्रीज FSH, आल्सो सप्रेस द, किसको सप्रेस करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड आल्सो सप्रेस LH। फोलिकुलोजेनेसिस इम्पेयर्ड होने की वजह से कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पर, एन ओवुलेशन, मीन्स ये किसको प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंटिंग ऑफ ओवुलेशन। तो लैक्टेशन एमेनोरिया एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय, किसके द्वारा, प्रिवेंटिव ओवुलेशन। तो इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने व्यू और अपना सजेशन आप हमें दे सकते हो। ठीक है, बाकी जो MCQ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच।